हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो डिस्कस करेंगे आज क्लास 12th केमिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर है विच इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसी का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो देखिए, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस करते हैं जो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ ली है। फॉर एग्जांपल, रेजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है। तो सबसे पहले हम इन कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है, कोई सॉलिड कंडक्टर है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कॉपर की वायर है। तो आप सभी पढ़ चुके हैं अपनी क्लास 12th फिजिक्स में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है आर, रेजिस्टेंस होता है जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ये जो रेजिस्टेंस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। तो जितनी ज्यादा हमारे कंडक्टर की लेंथ होगी उतना ज्यादा हमारा रेजिस्टेंस होगा। इसी तरीके से जो रेजिस्टेंस होता है हमारा कैपिटल आर, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/a के। और आप बोल सकते हो जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा हमारे कंडक्टर का, उतना ही हमारा कम रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, और इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सो व्हाट यू गेट, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। और जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है। तो यहां से आ जाता है आपका आर इक्वल टू रो L/A। ये जो रो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सो दिस रो इज कॉल्ड रजिस्टिविटी। तो ये जो यहाँ पे रो निकल के आता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम रजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज आप स्टडी कर चुके हो कि किसी भी कंडक्टर का, किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इन दो पैरामीटर पे डिपेंड करता है। एक तो रेजिस्टेंस के लेंथ पे डिपेंड करता है, एक रेजिस्टेंस के एरिया पे डिपेंड करता है। और इन दोनों फैक्टर को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है विच इज कॉल्ड रजिस्टिविटी। और हम रजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं, तो देखिए, अगर मैं कंडक्टर की लेंथ को 1 सेंटीमीटर ले लेता हूं, अगर मैं कंडक्टर की लेंथ को मीटर ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड यूनिट हम लेके चल लेते हैं लेंथ की। और अगर मैं कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको 1 मीटर स्क्वायर कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है, तो इस टाइम जो हमारा रेजिस्टेंस होगा डेट विल इक्वल टू आर इक्वल टू रो, एल मेरा हो गया 1 मीटर और एरिया भी कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1/1 तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर इक्वल्स टू रो के इक्वल हो जाएगा। तो रजिस्टिविटी क्या होती है, जब हमारी जो लेंथ होती है वो 1 मीटर हो जाती है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो जाता है, उस टाइम जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उस कंडक्टर का वो हमारा रजिस्टिविटी कहलाता है। ठीक है, क्योंकि हमने लेंथ को 1 मीटर ले लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 मीटर स्क्वायर ले लिया। तो अगर मैं दोनों चीजों को 1/1 ले लेता हूं तो उस टाइम जो रेजिस्टेंस होता है उस कंडक्टर का उसी को रजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे लेंथ और एरिया के ये इंडिपेंडेंट हो चुका है क्योंकि हमने दोनों को 1/1 ले लिया है। तो इसीलिए ये जो होता है ये कांस्टेंट होता है, ये फिक्स होता है फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल। जैसे कॉपर के लिए ये फिक्स होगा, एल्युमिनियम के लिए, जिंक के लिए, जो भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टर्स हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए रो की वैल्यू कांस्टेंट होगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए इसकी यूनिट देखते हैं। आप सभी को पता है जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो ओम होती है। तो एक बार मैं आपके लिए लिख देता हूं। तो देखिए जो आर होता है, आर इज बेसिकली डिफाइंड एज आर इक्वल टू रो L/A। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है आपकी ओम होती है। ठीक है, एरिया, ये एरिया यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ पे जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एरिया की यूनिट आपकी क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। सो एरिया इज मीटर स्क्वायर अपॉन में ये जो आपका लेंथ है इसकी यूनिट होती है मीटर और इक्वल टू आपका यहाँ पे रो बचेगा राइट हैंड साइड में। तो देखिए मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया, तो रो की जो यूनिट आ गई वो क्या आ गई आपकी, ओम मीटर आ गई। ठीक है, सो द एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी इज कॉल्ड ओम मीटर। तो रजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट होती है वो हमारी ओम मीटर होती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपको क्लियर हो गया, रजिस्टिविटी आपको क्लियर हो गया। चलिए एक और टर्म डिफाइन करते हैं हम यहाँ पे विच इज कॉल्ड कंडक्टेंस। अब देखिए रेजिस्टेंस का जो उल्टा होगा वो कंडक्टेंस होगा। रेजिस्टेंस हमें क्या बताता है कि कितना अपोजिशन हो रहा है करंट के फ्लो में। ठीक है, और कंडक्टेंस हमें क्या बताएगा कि कितना स्मूथली करंट पास कर रहा है। तो रेजिस्टेंस इज अपोजिट ऑफ कंडक्टेंस, ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो मैं बोल सकता हूं जो मेरा रेजिस्टेंस होता है या फिर जो मेरा कंडक्टेंस होता है
देखिए जो कंडक्टेंस होता है उसको हम जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से। तो जो कंडक्टेंस होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका? रेजिस्टेंस का। मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम कंडक्टेंस होगा, और यू कैन से जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा। सो हेयर जी इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा जी होता है बेसिकली वो क्या होता है? यहाँ पे कंडक्टेंस होता है। और जी की यूनिट क्या होगी? जो यूनिट 1/r की होगी। तो आर की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। तो जो जी की यूनिट हो जाएगी यहाँ पे, सो जी की यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स, क्योंकि 1/ओम है, ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। तो जी की यूनिट क्या हो जाती है? जी की यूनिट होती है ओम इनवर्स। और ओम इनवर्स को हम महो भी बोलते हैं, क्योंकि इनवर्स है तो पीछे से ले लो आप लेटर को MHO। तो ओम इनवर्स को एक नाम और दे दिया यहाँ पे, महो भी दे दिया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और एक और नाम देते हैं इसको, साइमन। ठीक है, ओम इनवर्स बोल लो, चाहे मोहो बोल लो, चाहे साइमन बोल लो। साइमन को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो कंडक्टेंस होता है बेसिकली इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, एंड द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज ओम इनवर्स, और यू कैन से महो, और यू कैन से साइमंस। तो ये हमारी कंडक्टेंस की यूनिट होती है। इसी तरीके से देखो हमारे पास एक टर्म होती है कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टेंस होता है तो कंडक्टेंस होता है, ऐसे रेजिस्टिविटी का अपोजिट होता है कंडक्टिविटी। तो अगर मेरा जो लेंथ है वो 1 मीटर हो जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। इसी तरीके से अगर मेरे कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर है, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस टाइम जो उसका कंडक्टेंस होगा डेट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। उसको हम वैसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, लेकिन हमारी जो IUPAC है उसने बोला है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जगह हमें कंडक्टिविटी वर्ड यूज करना है। पहले हम रजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते थे, क्योंकि हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि भाई 1 मीटर ले लो, मतलब लेंथ को 1 मीटर ले लो, एरिया को भी 1 मीटर स्क्वायर ले लो। तो जब हम किसी चीज को स्पेसिफाई कर देते हैं तो उसके हिसाब से वहां पे नाम क्या रख दिया था? रजिस्टिविटी का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। लेकिन IUPAC ने बोला कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं यूज करना है, एवरी टाइम यू विल यूज द वर्ड रजिस्टिविटी। ठीक है, तो जैसे हमारा रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस, इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है? कंडक्टिविटी होती है, जिसको हम डिनोट करते हैं कापा से। ठीक है, ये ग्रीक सिंबल होता है कापा, मैं बना रहा हूं इस तरीके से, हमारा कापा होता है। मतलब ये आपको लगेगा के की तरह, स्मॉल के की तरह, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होता है, आप स्मॉल के बना सकते हो। ठीक है, ये कापा होता है। और कापा जो होता है वो रजिस्टिविटी का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, 1/रजिस्टिविटी। और इसी कापा को हम क्या बोलते हैं? सो दिस कापा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, और यही हमारी यहाँ पे कंडक्टिविटी होती है। चलिए मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। सो आपको रजिस्टिविटी क्लियर हो गया होगा। तो रजिस्टिविटी का जो अपोजिट होता है, तो ये तो मेरा कंडक्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस का अपोजिट। इसी तरीके से रजिस्टिविटी का जो अपोजिट होता है वो हमारा कापा होता है। सो बेसिकली जो हमारा कापा होता है यहाँ पे, डेट इज 1/रो, और रो हमारी क्या होती है? रजिस्टिविटी होती है। तो इस तरीके से हम कापा को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, सो दिस इज के, स्मॉल के, और इसी को हम क्या बोलते हैं? सो दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो जैसे रजिस्टिविटी होती है ऐसे कंडक्टिविटी होती है, जैसे रेजिस्टेंस होता है ऐसे कंडक्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यूनिट देखते हैं कि कापा की यूनिट क्या होगी, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी। तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी? जो यूनिट 1/रजिस्टिविटी की होगी। रजिस्टिविटी की यूनिट हम निकाल चुके हैं, क्या निकाली थी पीछे हमने? रजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर निकाली थी। पीछे आप देख सकते हो, अभी मैंने कैलकुलेट किया था रजिस्टिविटी की यूनिट, डेट इज ओम मीटर। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1/ओम मीटर। तो देखिए 1/ है, जब ये ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा। सो बेसिकली ये आपका हो जाएगा ओम इनवर्स, और ये मीटर भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स हो जाएगा। आपको पता है ओम इनवर्स को हम महो भी बोलते हैं, मैंने आपको अभी बताया था। और ओम इनवर्स को हम साइमन भी बोलते हैं। तो ओम इनवर्स की जगह मैं साइमन लिख दूंगा, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस, और मीटर इनवर्स मेरा यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपकी कंडक्टिविटी होगी, कंडक्टिविटी की यूनिट कितनी हो गई आपकी? साइमन मीटर इनवर्स। आप देख सकते हो यहाँ पे ओम मीटर तो हमारी रजिस्टिविटी की यूनिट निकली थी, है ना? यहाँ मैंने आपको निकाल के दिखाया था कि ऐसा यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी इज ओम मीटर। और यहाँ पे जो हमारी कंडक्टिविटी है जिसे हम कापा से डिनोट कर रहे हैं, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो गई? सो द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, यूनिट मतलब हम ऐसा यूनिट डिफाइन करते हैं, है ना? जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है उसको हम डिफाइन करते हैं। तो कापा की जो ऐसा यूनिट है वो आपकी क्या हो गई? साइमन मीटर इनवर्स। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो रेजिस्टेंस की यूनिट हमारी ऐसा यूनिट ओम होती है,
कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स यानी महो हो जाएगी, और यू कैन से साइमन हो जाएगी, ठीक है। और रजिस्टिविटी की जो ऐसा यूनिट होती है वो ओम मीटर होती है, और कंडक्टिविटी की जो ऐसा यूनिट होती है वो साइमन मीटर इनवर्स होती है। तो हम ये सारी यूनिट्स यूज करेंगे आगे अपनी कैलकुलेशन में। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए ये सारी चीजें मैंने आपको डिफाइन करी, यहाँ पे आर डिफाइन कर दिया मैंने आपको, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे आपको जी डिफाइन कर दिया। कंडक्टेंस जो होता है, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो जो कंडक्टेंस होता है वो 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता है, और आर हमारा रो एल अपॉन ए होता है। तो यहाँ से हमारा, अब देखिए अभी कंडक्टेंस को हम कैसे लिखेंगे रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले में, एक बार मैं ये और बता देता हूँ आपको। सो बेसिकली देखिए हमारा यहाँ पे, एक मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ आपके लिए। देखिए हमारा जो रेजिस्टेंस है विच इज आर, तो आपको पता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। अब यहाँ पे जो आपको पता है जो रो होता है वो किसके इनवर्स होता है, कापा के इनवर्स होता है, कंडक्टिविटी के इनवर्स होता है। तो यहाँ से आपका आर क्या हो जाएगा, सो आर इक्वल्स टू रो। अब रो की जगह आप क्या डाल सकते हो, 1 अपॉन कापा डाल सकते हो, और यहाँ पे आपका एल अपॉन ए आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी को आपस में रिलेट करके लिख सकते हो, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिख रखी है, आर इक्वल टू कापा ए बाई एल, सॉरी कंडक्टेंस लिख रखा है यहाँ पे, आप कंडक्टेंस को भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अब हम। द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज साइमन। मैंने आपको बताया था कंडक्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, आपकी ओम इनवर्स होती है, जिसको महो भी बोलते हैं और साइमन भी बोलते हैं, और साइमन को कैपिटल एस से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये ओम इनवर्स होता है। द इनवर्स ऑफ रजिस्टिविटी कॉल्ड कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कापा। तो जो कंडक्टिविटी होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कापा से रिप्रेजेंट करते हैं। यू कैन सी द सिंबल हेयर, आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। देखिए ये हमारा जो सिंबल होता है यहाँ पे, ये हमारा कापा होता है। ये के नहीं होता, स्मॉल के आप बनाते हो तो जनरली ऐसे बनाते हो, लेकिन ये आपका ग्रीक सिंबल होता है। तो देख सकते हो आप थोड़ा सा नोटेशन में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हमारे ग्रीक सिंबल्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा कापा काई, ठीक है। ये सारी चीजें ग्रीक सिंबल्स हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सो नाउ प्रोसीड फर्दर। अब ये यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे हमारा मटेरियल लिख रहा है, मटेरियल की कंडक्टिविटी लिख रही है, कंडक्टिविटी की यूनिट आप देख सकते हो साइमन मीटर इनवर्स लिख रही है। देन हमारा फिर मटेरियल है उसकी कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाई दे रही है जिसमें आपको सबसे पहले कंडक्टर है, हमारा मटेरियल क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी दे रखी है। देन हमारे पास इंसुलेटर है, देन हमारे पास यहाँ पे सेमी कंडक्टर है। तो आपको पता है कंडक्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली कंडक्टर्स वो होते हैं जिनकी अच्छी कंडक्टिविटी होती है ना, जिनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, कंडक्टिविटी हाई होती है। आप देख सकते हो सोडियम हमारे पास यहाँ पे मेटल है, मेटल की कंडक्टिविटी तो वैसे भी हाई होती है क्योंकि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सोडियम की जो कंडक्टिविटी है यहाँ 2.1 इंटू 10⁻³ है। देन जो कॉपर है, कॉपर की जो कंडक्टिविटी है वो 5.9 इंटू 10⁻³ है, सोडियम से ज़्यादा है, सिल्वर की और ज़्यादा है। तो इस टाइप से आप देख सकते हो जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मेटल्स जो मेटल्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दे आर कंडक्टर। उसके बाद आप देख सकते हो नीचे इंसुलेटर है, इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी होती है, अब नाम से पता लग रहा है इंसुलेटर विच डज नॉट कंडक्ट, जो कंडक्ट नहीं करते हैं, तो उनकी कंडक्टिविटी तो आपको पता है बिल्कुल कम ही होगी, ना के बराबर होगी। तो ग्लास आप देख सकते हो जो कांच होता है, कांच की कंडक्टिविटी 1 इंटू 10⁻⁻16, 10⁻⁻16 इज सो स्मॉल, मतलब नेग्लिजिबल कंडक्टेंस होता है इंसुलेटर में। ऐसे आपका जो टेफ्लॉन होता है उसकी भी कंडक्टिविटी ग्लास से भी कम है। तो ये हमारे इंसुलेटर होते हैं जो कंडक्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं। जो प्योर वाटर होता है, आपको पता है प्योर वाटर जो होता है उसकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है, देख सकते हो 3.5 इंटू 10⁻⁻5। 1 मोलर HCl लोगे तो इतनी कंडक्टिविटी होगी, 1 मोलर KCl लोगे इतनी होगी। ये सारी कंडक्टिविटी बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे आयनिक सॉल्यूशन ले रखे हैं। तो आयनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, आयंस बनते हैं जिसकी वजह से कंडक्टिविटी थोड़ी बहुत होती है, ठीक है। अगर हम कंसंट्रेशन को कम लेते हैं, तो ज़्यादा कंसंट्रेशन लेंगे तो वहाँ पे कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा आयंस फ्लो करेंगे, तो आयनिक सॉल्यूशन कंडक्टेंस होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे सेमी कंडक्टर्स हैं। सेमी कंडक्टर क्या होता है, जिनकी कंडक्टिविटी इन बिटवीन होती है मेटल्स और इंसुलेटर के। वो ना ही मेटल की तरह अच्छे कंडक्टर होते हैं, ना ही इंसुलेटर की तरह नॉन कंडक्टर होते हैं। देयर कंडक्टिविटी इज इन बिटवीन मेटल्स एंड इंसुलेटर। जैसे कॉपर ऑक्साइड हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये कुछ सेमी कंडक्टर है, आप देख सकते हो उनकी कंडक्टिविटी ना बहुत ज्यादा है ना कम है, इनकी इंटरमीडिएट है, ठीक है। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक को, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन।
तो अब हम मेजर करेंगे कंडक्टिविटी किसकी, आयनिक सॉल्यूशन की। तो अब हम कोई भी आयनिक सॉल्यूशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने वाटर ले लिया, वाटर में मैंने NaOH को डिसॉल्व कर दिया, या फिर मैंने वाटर में KCl को डिसॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे मैं आयनिक सॉल्यूशन ले रहा हूँ। आयनिक सॉल्यूशन मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जो आयंस में डिसोशिएट हो जाता है, जो आयंस में टूट जाता है, और उन्हीं आयंस में टूटने की वजह से उनकी कंडक्टिविटी होती है। जैसे अगर आप NaCl को वाटर में लेते हो, दैट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो NaCl कंडक्ट करता है। क्यों कंडक्ट करता है? क्योंकि जब आप NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेते हो तो वहां पे वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोशिएट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी होती है। तो चलिए, अभी तक हम जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो सारा हम सॉलिड कंडक्टर यानी कि वायर, जैसे हमने ले ली कॉपर की वायर, सिल्वर की वायर, गोल्ड की वायर, इस टाइप से। तो अभी तक हम सॉलिड कंडक्टर की कंडक्टिविटी वगैरह या रेसिस्टिविटी डिफाइन कर रहे थे। लेकिन अब हम स्टडी करेंगे मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। तो अब हमारे पास कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई कंडक्टर नहीं है, अब हमारे पास आयनिक सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल, पानी में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया या पानी में आपने सोडियम क्लोराइड ले लिया, तो उसकी हम कंडक्टिविटी को कैसे मेजर करेंगे? अब देखिए, यहाँ पे दो प्रॉब्लम आती है, सब ध्यान से समझना। जब भी हम आयनिक सॉल्यूशन लेते हैं तो यहाँ दो प्रॉब्लम आती है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि देखिए, रेजिस्टेंस आप जब भी मेजर करते हो, आपने क्लास 12 फिजिक्स में पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का यूज करते हैं। ठीक है, आप सभी ने क्लास 12 फिजिक्स में पढ़ा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। और उस व्हीटस्टोन ब्रिज से हम क्या करते हैं? एक्यूरेटली मेजर करते हैं अननोन रेजिस्टेंस को। लेकिन देखिए, वहां पे जब हम व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करते हैं तो वहां पे हमारे पास सॉलिड कंडक्टर होता है। सॉलिड कंडक्टर मतलब मेरे पास वायर होती है जिसको मैं आराम से कनेक्ट कर सकता हूं। लेकिन यहाँ पे मेरे पास कोई वायर नहीं है, यहाँ पे मेरे पास आयनिक सॉल्यूशन है, मतलब यहाँ पे मेरे पास लिक्विड है। एक्वस सॉल्यूशन ले लिया ना मैंने, तो यहाँ पे कोई वायर तो है नहीं, तो अब यहाँ पे मेरे पास आयनिक सॉल्यूशन है। तो पहली प्रॉब्लम आती है कि एक सॉल्यूशन को कैसे कनेक्ट करें हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे। तो एक तो ये प्रॉब्लम आ गई। सेकंड क्या प्रॉब्लम आ गई कि जब भी हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल यूज करते हैं, देखिए ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, मैं आपको दिखा देता हूं। वैसे आपने पढ़ लिया होगा, दिस इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस की अरेंजमेंट होती है, फिर बैलेंसिंग कंडीशन होती है। बैलेंसिंग कंडीशन के बाद हम अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए, पहली प्रॉब्लम क्या आई थी आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी की मेजरमेंट में, कि आयनिक सॉल्यूशन को हम ब्रिज में कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वायर जो होती है, कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर जो होता है या जो वायर होती है, उसको तो मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं एक एक्वस सॉल्यूशन को कैसे कनेक्ट करूं? तो ये एक प्रॉब्लम आई थी, फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम क्या आई थी कि अगर हम, जैसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल जब यूज करते हैं तो यहाँ पे हम डीसी सोर्स यूज करते हैं, है ना, डीसी सोर्स यूज करते हैं, बैटरी का यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं आयनिक सॉल्यूशन में डीसी सोर्स को यूज करूंगा तो आयनिक सॉल्यूशन का वहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब वहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे हमारा जो आयनिक सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन चेंज होने लगेगी, और कंसंट्रेशन चेंज होने से कंडक्टिविटी भी हमारी चेंज होती है। लेकिन हमें उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को ही मेजर करना है। लेकिन अगर आप डीसी करंट पास करोगे तो जो डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट जो होता है, वो हमारा क्या करेगा? आयनिक सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को चेंज कर देगा, और आयनिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को चेंज होने की वजह से कंडक्टिविटी भी चेंज हो जाएगी, जिससे हमारी मेजरमेंट गलत हो जाएगी। तो ये दो प्रॉब्लम है। अब देखिए, पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकला? पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये निकला कि हमने यहाँ पे स्पेशलाइज्ड सेल को डेवलप किया। हमने कुछ स्पेशल सेल बनाए जिनको हमने नाम दिया कंडक्टिविटी सेल। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 टाइप के सेल दिखा रखे हैं, वैसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स अवेलेबल है मार्केट में। तो ये जो 2 डिफरेंट सेल है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी सेल बोलते हैं। अब एक बार हमने एक सेल बना दिया तो उसको तो मैं व्हीटस्टोन ब्रिज में आराम से कनेक्ट कर सकता हूं, लेकिन सॉल्यूशन को डायरेक्टली पानी को थोड़ी कनेक्ट कर सकता हूं मैं, है ना। तो यहाँ पे हमने स्पेशलाइज सेल डेवलप किए, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी सेल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारे क्या है? दीज आर कंडक्टिविटी सेल। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, ये हमारे यहाँ पे होते हैं कंडक्टिविटी सेल। अब देखिए, ये कंडक्टिविटी सेल की हम देखते हैं अरेंजमेंट कैसे होती है, इनमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो आप देख सकते हो स्टार्टिंग में सबसे पहले ये मेरा जो कंडक्टिविटी सेल है, ये सिलेंड्रिकल शेप में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। यहाँ ये जो हमारी 2 होती है, ये इलेक्ट्रोड्स होती हैं प्लेटिनम की। तो आप देख सकते हो दीज आर प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो 2 इलेक्ट्रोड होती है, वो हमारी किसकी होती है? प्लेटिनम की होती है।
और उन पे हम फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम मेटल प्लेटिनम को डिपॉजिट कर देते हैं। तो प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड जो होती है उन पे प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग होती है। आप समझ गए होंगे। जैसे मेरी एक इलेक्ट्रोड ये रही, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड ये रही, और इन दोनों इलेक्ट्रोड पे हम क्या करते हैं, ये प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड है और इन पे हम प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग कर देते हैं। प्लेटिनम ब्लैक का मतलब क्या होता है, जो प्लेटिनम मेटल होता है उसको बहुत फाइनली, बहुत ही पतला, बहुत ही उसको पाउडर फॉर्म में लेके, ठीक है, और उसको यहाँ डिपॉजिट कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं फाइनली डिवाइडेड। ठीक है, तो मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग कर देते हैं यहाँ पे। सो फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम मेटल की यहाँ पे कोटिंग कर देते हैं, किस पे, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, इस टाइप की हमारे यहाँ पे अरेंजमेंट होती है। आप देख सकते हो ये मेरा कंडक्टिविटी सेल है, यहाँ पे दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स हैं जिन पे हमारा प्लेटिनम मेटल को डिपॉजिट कर रखा है फाइन करके, बहुत ही छोटा छोटा करके पाउडर फॉर्म में लेके, और ये मेरी यहाँ पे कनेक्टिंग वायर है। अब इन कनेक्टिंग वायर के थ्रू आप इस सॉल्यूशन को कनेक्ट कर सकते हो व्हीटस्टोन ब्रिज में, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये भी मेरा कंडक्टिंग सेल है, यहाँ भी हमारी प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं। और ये देखिए, ये जो बीच में पार्ट है आपका, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन भरा हुआ होता है। आप देख सकते हो ये आपका पूरा सॉल्यूशन फिल है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए अगर आपकी वायर होती है तो बेसिकली इस टाइप से होती है। जैसे ये आपकी कंडक्टर हो गया, तो इस कंडक्टर की लेंथ कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये इसकी लेंथ हो गई, और ये यहाँ पे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, ये वाला जो पार्ट है। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो गया। यहाँ भी एक सिमिलर तरीके की अरेंजमेंट बन रही है। कैसे बन रही है, ये जो दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स है आपके, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड आपका ये रहा, एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड आपका यहाँ पे है। तो एक इलेक्ट्रोड ये, एक इलेक्ट्रोड ये, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में कितना डिस्टेंस है, लेट अस टेक स्मॉल एल। तो स्मॉल एल इज द सेपरेशन बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड, और इन दोनों इलेक्ट्रोड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको मैं ए मान लेता हूं। सो लेट ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रोड। तो अगर आप इसको कनेक्ट करते हो इस लेंथ को और इस एरिया को, तो आप देख सकते हो ये एक तरीके से हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक कॉलम बन गया किसका, एल लेंथ का और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, जिसके अंदर हमारा जो लिक्विड है, जो आयनिक सॉल्यूशन है, वो भरा हुआ है। आप इसको देख सकते हो, आप इसको अज्यूम कर सकते हो। क्या अज्यूम कर सकते हो कि ये जो हमारे दो यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स हैं, मैं आपको देखिए बता देता हूं। जैसे एक इलेक्ट्रोड मेरा ये हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड मेरा ये हो गया, और इन दोनों इलेक्ट्रोड का कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो मैंने इसका भी एरिया ले लिया यहाँ पे, और ये जो इलेक्ट्रोड इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इनके बीच में कोई सेपरेशन है, तो वो सेपरेशन मैंने कितनी मान ली, वो यहाँ पे जो मेरी सेपरेशन है बेसिकली वो मेरी यहाँ पे एल सेपरेशन हो गई, और एरिया हमारा ए हो गया, और यहाँ पे हमारा अंदर की तरफ सॉल्यूशन भरा हुआ है। तो आप देख सकते हो ये एक तरीके से कंडक्टर की तरह, सॉलिड कंडक्टर जो होते हैं, वायर जो होते हैं, उसकी तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, और अब मेरे लिए यहाँ पे बहुत आसान हो गया। मुझे क्या काम करना है यहाँ पे, अगर मुझे एरिया पता लग जाए, मुझे एल पता लग जाए, तो देखिए, तो अगर मैं यहाँ पे, अगर मुझे लेंथ पता लग जाए, एरिया पता लग जाए, तो यहाँ से मुझे ये अगर पता लग गया तो मैं इजिली अपनी फिर कैलकुलेशन कर सकता हूँ। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पे दो प्रॉब्लम आई थी आयनिक सॉल्यूशन को जब हमने कंडक्टिविटी मेजरमेंट के लिए लिया था। पहली प्रॉब्लम क्या आई थी कि हम किसी भी सॉल्यूशन को व्हीटस्टोन ब्रिज में कनेक्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली, वायर को तो कर सकते हैं लेकिन सॉल्यूशन को नहीं कर सकते हैं। उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकला, यहाँ पे हमने कंडक्टिविटी सेल को डिजाइन कर दिया, स्पेशली डिजाइन कंडक्टिविटी सेल को हमने ले लिया, जिसकी मैंने आपको यहाँ पे अरेंजमेंट बता दी है। इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं प्लेटिनम के, और उन पे प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग होती है, आप कह सकते हो प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड होते हैं हमारे यहाँ पे, और उनके बीच का जो सेपरेशन होता है वो एल होता है, और वहां पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है उन इलेक्ट्रोड का वो कैपिटल ए होता है, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे हम एक मान सकते हैं, एक कॉलम बन गया हमारा, एक कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, एक वायर की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहा है, और वो जो हमारा सॉल्यूशन है वो इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में हमने ले रखा है यहाँ पे। ठीक है, सो इस टाइप से पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज में डीसी करंट लेते हैं, तो जो डीसी करंट होता है अगर वो हमारा आयनिक सॉल्यूशन में पास हो रहा है तो वो वहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होंगी, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन चेंज हो जाएंगी आयनिक सॉल्यूशन की, और कंसंट्रेशन चेंज हो गई तो कंडक्टिविटी चेंज हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकला, हमने डीसी की जगह एसी सोर्स ले लिया, हमने ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स ले लिया, जिससे ये वाली प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो गई। तो डीसी की जगह हम एसी सोर्स यूज कर लेंगे हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज में, और यहाँ पे हमने स्पेशली डिजाइन कंडक्टिविटी सेल को यूज कर लेंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं आगे की प्रोसेसिंग। तो एक बार हमारा ये काम हो गया। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना,
ये जो हमारे प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, इनका एरिया और इनकी जो लेंथ होती है ना, ये जो निकालनी होती है, मतलब इन इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो लेंथ होती है और इन इलेक्ट्रोड्स का जो एरिया होता है, ये कैलकुलेट करना थोड़ा सा हमारा यहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं होता, ये थोड़ा रिलायबल नहीं होता, ये आसान नहीं होता है, इट इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है, मतलब हम एल और ए को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, ये थोड़ा इनकन्वीनियंट होता है हमारे पास। इनकन्वीनियंट क्यों होता है? बहुत सारे उसके रीजंस होते हैं। इलेक्ट्रोड्स बहुत ही हमारे छोटे होते हैं साइज में, इनकी थिकनेस हम मेजर नहीं कर पाते हैं, एरिया हम मेजर नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारे हमारे यहाँ पे चीजें होती हैं जिसकी वजह से यहाँ पे हम लेंथ और एरिया को ढंग से मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को अब हमें सॉल्व करना है। देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर मेरे पास एल और ए मिल जाए, इस चीज को समझिए पहले आप यहाँ पे। सो बेसिकली हमारा जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था, जो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला था, देखिए क्या था, जो आर होता है हमारा, आर इज बेसिकली इक्वल्स टू रो एल बाय ए, ये होता है। यहां पे ये जो एल अपॉन ए होता है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, और इसी को मैं सेल कांस्टेंट बोलता हूं। क्या बोलता हूं? दिस इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। जो ये लेंथ अपॉन एरिया है ना, इसी का नाम हमने क्या रख दिया, दिस इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। इसी को हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं और इसी को हम कैपिटल जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसकी नोटेशन होती है, किसकी? एल अपॉन ए की। तो देखिए, अगर मुझे यहाँ पे सेल कांस्टेंट को मेजर करना है, तो मैंने आपको क्या बोला है कि ये जो मेजरमेंट होती है लेंथ और एरिया की, मतलब किसी भी सेल का, जो प्लेटिनम के जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, उन इलेक्ट्रोड्स का अगर मुझे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेजर करना है, लेंथ मेजर करना है, तो ये जो हमारा होता है ये रिलायबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसको मेजर करने के लिए हम एक दूसरी टेक्निक यूज करते हैं। क्या टेक्निक यूज करते हैं? यहां पे हम क्या काम करते हैं, यहां पे हम एक ऐसा आयनिक सॉल्यूशन लेते हैं जिसकी कंसंट्रेशन मुझे पता होती है। अब ध्यान से समझना, एल अपॉन ए हमारा जो होता है उसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, वो इनकन्वीनियंट होता है, वो हमारा कन्वीनियंट नहीं होता है और रिलायबल भी नहीं होता है। तो इसका मतलब अब मैं यहाँ पे एल और ए को डायरेक्टली तो मेजर कर नहीं सकता, लेकिन अब मैं यहाँ पे सेल कॉन्स्टेंट को कैसे मेजर करूं? क्योंकि अगर मुझे एल अपॉन ए मिल गया, एक चीज समझना, अगर मुझे इस फॉर्मूले में एल अपॉन ए यानी कि सेल कांस्टेंट मिल गया और मुझे रेजिस्टेंस मैं व्हीटस्टोन ब्रिज से निकाल ही लूंगा, तो ये दोनों चीजें मिल गई, तो यहां से मैं रो निकाल सकता हूं। और मेरा काम ही क्या है यहाँ पे? मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। मुझे कंडक्टिविटी को ही तो मेजर करना है। तो कंडक्टिविटी कब निकलेगी? जब एक तो मेरा यहाँ पे सेल कांस्टेंट निकल जाए। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, देखिए, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए हमारा क्या है? जी स्टार है, विच इज सेल कांस्टेंट। तो यहां से अगर मुझे रो निकालना है तो रो क्या हो जाएगा? आर डिवाइड बाय जी स्टार हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे सॉरी, यहाँ पे रो नहीं निकालना, मुझे कंडक्टिविटी निकालना है। ठीक है, ये रो क्या होता है? रजिस्टिविटी होता है। तो रजिस्टिविटी को आप कंडक्टिविटी की टर्म्स में लिख लो, रो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कापा हो जाएगा, ये आप सभी को पता है। तो रो हमारा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कापा हो जाएगा। एल अपॉन ए हमारा क्या होता है? यहाँ पे जी स्टार होता है। तो अगर यहाँ पे आपको जी स्टार निकालना है, सो व्हाट यू हैव टू डू इन ऑर्डर टू कैलकुलेट जी स्टार, यानी कि सेल कांस्टेंट, आपको कापा इंटू आर करना है। ठीक है, अगर आपको सेल कांस्टेंट निकालना है। देखिए, एक और तरीका हम यूज कर सकते हैं, मतलब जो हमारा सेल कांस्टेंट होता है वो हमारा जी स्टार होता है। तो जी स्टार को अगर मुझे मेजर करना है, तो एक तो तरीका हमारा काम नहीं कर पा रहा है, वो हमारा इनकन्वीनियंट है, इनरेलिएबल है ना, रेलेबल नहीं है हमारा। तो एल अपॉन ए को अब हम कैसे मेजर करेंगे? हम इस तरीके से मेजर करेंगे, हम कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस करेंगे। तो देखिए, अब हम क्या काम करते हैं, हम हमारा जो ये हमारा जो कंडक्टिविटी सेल होता है, इस सेल में हम एक ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं जिस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी हमें पता होती है, जिसकी कंडक्टिविटी हमें पहले से ही नॉन होती है, ऑलरेडी नॉन होती है। कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी हमें पहले से पता होती है, तो उस सॉल्यूशन को हम यहाँ पे लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा KCl होता है, पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होती है वो हमें पता होती है हर टेम्परेचर पे और हर कंसंट्रेशन पे। मैं यहाँ पे आपको एक टेबल दिखा देता हूँ। देखिए, ये है कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन। तो हमारा यहाँ पे मोटिव क्या है, अब आपको समझ आ रहा है चीजों का, कि अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। अगर मेरा सेल कांस्टेंट निकल गया विच इज एल अपॉन ए, तो वहां से मैं इजिली व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का यूज करके कंडक्टिविटी को मेजर कर सकता हूं। ठीक है, और सेल कांस्टेंट को हम डायरेक्टली निकाल नहीं सकते हैं, तो सेल कांस्टेंट को निकालने के लिए हमने क्या काम किया? हमने अपने कंडक्टिविटी सेल में एक आयनिक सॉल्यूशन ले लिया, जिस आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी हमें पहले से ही पता होती है। और यहाँ पे हमने कौन सा सॉल्यूशन लिया?
यहाँ पे हमने KCl सॉल्यूशन लिया, आप देख सकते हो KCl सॉल्यूशन। KCl सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिया जिसकी कंडक्टिविटी हमें पहले से ही पता होती है, ऑलरेडी नॉन होती है, हर टेम्परेचर पे पता होती है हमें, और चाहे आप कोई भी कंसंट्रेशन ले लो, एवरी कंसंट्रेशन पे पता होती है। आप देख सकते हो ये रहा, यहाँ पे ये टेबल आपको शो कर रही है। अगर मैं कंसंट्रेशन 1 लेता हूं तो यहाँ पे इसकी कंडक्टिविटी देखिए इतनी होती है। अगर मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन 0.100 लेता हूं तो इसकी कंडक्टिविटी यहाँ पे इतनी होती है। तो KCl सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी हमें पहले से पता होती है हर कंसंट्रेशन पे, चाहे कितने इसके मोल्स ले लो। तो अब आई थिंक आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। तो हम क्या काम कर रहे हैं, सेल कांस्टेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, जी स्टार मतलब। तो जी स्टार को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या काम करा, ये जो मेरा कंडक्टिंग सेल है, इस कंडक्टिविटी सेल में मैंने यहाँ पे KCl का सॉल्यूशन ले लिया, और जैसे मैंने यहाँ पे KCl का सॉल्यूशन लिया तो KCl सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी तो मुझे पहले से पता है, वो टेबल मैंने आपको दिखाई थी, उस टेबल में कंडक्टिविटी साफ साफ लिखी हुई है हर कंसंट्रेशन पे। लेकिन अब मुझे यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे यहाँ पे इस KCl सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस कंडक्टिविटी सेल में KCl सॉल्यूशन डाला, डालने के बाद ये जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है यहाँ पे इस कंडक्टिविटी सेल को कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल आपको पता ही है, यहाँ पे जब ब्रिज बैलेंस होगा तो ये जो रेजिस्टेंस है आपका R2 ये कैलकुलेट हो जाएगा, R2 इक्वल टू R1 R4 अपॉन R3 करके। और एक बार आपका रेजिस्टेंस निकल गया तो यहाँ पे आपका जो सेल कांस्टेंट होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जी स्टार से। फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बता ही दिया था, ये क्या हो जाएगा, कापा इंटू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आपने व्हीटस्टोन ब्रिज से निकाल ही लिया है, कंडक्टिविटी आपको KCl सॉल्यूशन की पहले से पता है, तो यहां से आपका जी स्टार निकल गया। और एक बार जी स्टार निकल गया यानी कि सेल कांस्टेंट निकल गया, अब हम किसी भी आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ध्यान से समझना, जल्दी से समराइज कर देता हूं मैं आपके लिए, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बहुत इजी कंसेप्ट है। देखिए हमने क्या काम करा, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। तो अब हम आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को मेजर करेंगे। दो प्रॉब्लम्स जो आई थी वो मैंने आपको ढंग से समझा दी है। उसके बाद जब भी हम कंडक्टिविटी मेजर करते हैं तो आपके पास फॉर्मूला, आपके पास सीधा सीधा फॉर्मूला है, मैं एक बार लिख देता हूं फॉर्मूला। तो देखिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पे जो जी स्टार होता है, एक सेकेंड मैं पेन यूज कर लेता हूं। तो देखिए आपका जो फॉर्मूला होता है डेट इज, यस देखिए फॉर्मूला आपका क्या निकल के आया, जो आपका जी स्टार है सेल कांस्टेंट है, डेट इज इक्वल टू आपका कापा इनटू आपका रेजिस्टेंस। ये आपका फॉर्मूला निकला था जो मैंने आपको अभी करके दिखाया था ना, आर इक्वल टू रो एल बाई ए करके। तो इस फॉर्मूले में ये जो आपका जी स्टार होता है, तो देखिए यहाँ पे ये आपका जो जी स्टार है बेसिकली ये सेल कांस्टेंट होता है, और ये आपका होता है एल अपॉन ए। तो अगर मुझे यहाँ पे जी स्टार पता लग जाए, जी स्टार, अगर मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस पता लग जाए तो यहाँ पे क्या बचेगा, कंडक्टिविटी बचेगी, और वो मैं यहाँ पे इजिली कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है, किसी भी आयनिक सॉल्यूशन की। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी हम सेल कांस्टेंट निकालते हैं, यानी कि जब भी हम जी स्टार कैलकुलेट करते हैं विच इज द रेशियो ऑफ एल एंड ए, तो ये जो होता है हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो लेंथ होती है और इलेक्ट्रोड्स का जो एरिया होता है, ये जो मेजरमेंट होती है ये हमारी इनकन्वीनियंट होती है, और ये हमारी रिलेबल भी नहीं होती, इसको हम आसानी से मेजर नहीं कर सकते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसीलिए मुझे क्या करना होगा, एल अपॉन ए को अगर मुझे एक्यूरेट मेजर करना है, सेल कांस्टेंट को अगर मुझे एक्यूरेट मेजर करना है, तो हम एक दूसरी टेक्निक का यूज करेंगे। हम एक ऐसा आयनिक सॉल्यूशन लेंगे जिसकी कंसंट्रेशन, जिसकी कंडक्टिविटी मुझे पता होगी हर कंसंट्रेशन पे और हर टेम्परेचर पे। जैसे जो KCl सॉल्यूशन होता है उसकी कंडक्टिविटी हमें ऑलरेडी पता होती है हर कंसंट्रेशन पे, और वहां पे कंडक्टिविटी सेल में हम KCl सॉल्यूशन को डाल देंगे, उसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज में कनेक्ट कर देंगे, वहां से व्हीटस्टोन ब्रिज से हम क्या करेंगे, उसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। और एक बार मेरा आर आ गया, आर मुझे मिल गया, और मुझे यहाँ पे देखिए तो कंडक्टिविटी तो मुझे पहले ही पता थी KCl सॉल्यूशन की, रेजिस्टेंस मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज से निकाल लिया, तो यहाँ पे आपका जी स्टार मिल जाएगा। और एक बार आपका जी स्टार मिल गया, सेल कांस्टेंट मिल गया, तो देखिए तो किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, आपका जो आर होता है वो 1 बाय कापा जी स्टार होता है, आपको यहाँ पे जी स्टार मिल गया है, और यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज से, तो यहाँ पे आप कंडक्टिविटी को मेजर कर सकते हो। आई थिंक ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करोगे आप, बहुत सिंपल है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए ये जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, यहाँ पे आप अपने कंडक्टिविटी सेल को कनेक्ट कर दोगे, जिसका रेजिस्टेंस आपको निकालना है,
यहाँ पे आपका R1 वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। R3 एंड R4 हमारे जो नॉन रेजिस्टेंस होते हैं, फिक्स होते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा एक ब्रिज बन गया। ये अरेंजमेंट होती है 4 रेजिस्टेंस की, और यहाँ से हमने एसी का सोर्स यूज कर रखा है। आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया था हम डीसी सोर्स यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एसी सोर्स यूज करेंगे। तो ये जो मेरा एसी सोर्स है, इसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है, आपको पता है एसी फ्रीक्वेंसी होती है, साइकिल्स में चलता है। तो हम यहाँ पे ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज ले लेते हैं। तो जब हम यहाँ पे एसी को यूज करेंगे तो वो हमारी जो कंसंट्रेशन चेंज होने वाली प्रॉब्लम थी वो खत्म हो जाएगी। डीसी करंट हमारा कंसंट्रेशन को चेंज कर देता आयनिक सॉल्यूशन की। ठीक है, तो यहाँ पे जब ब्रिज बैलेंस होगा, तो ब्रिज बैलेंस होने के बाद क्या होगा, बेसिकली आपको पता ही है व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या होता है कि जब ये हमारा डिटेक्टर है, आप देख सकते हो यहाँ पे डिटेक्टर है, डिटेक्टर में आप हेडफोन यूज कर सकते हो या जो भी अरेंजमेंट यूज कर सकते हो। तो जब हमारा इस आर्म में कोई करंट पास नहीं होगा तो वहां पे हमारा ब्रिज बैलेंस हो जाता है। और जब ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो बैलेंसिंग कंडीशन हमारी क्या होती है, यहाँ पे बैलेंसिंग कंडीशन हमारी होती है R1/R2। सो बेसिकली बैलेंसिंग कंडीशन हमारी क्या होती है, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज में ये मेरी बैलेंसिंग कंडीशन होती है कि हमारा जो R1/R2 है दैट इक्वल्स टू R3/R4। और ये बैलेंसिंग कंडीशन हम कब यूज करते हैं, व्हेन नो करंट फ्लोज इन द आर्म। इस वाली आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं करता। ये जो डिटेक्टर है, इस डिटेक्टर वाली आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जब आपने 12th में फिजिक्स में पढ़ा होगा उस चैप्टर में, तो वहां आपने देखा होगा यहाँ गैल्वेनोमीटर जो लगा होता है, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती, नो करंट पासिस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो वहां पे हमारा ब्रिज बैलेंस हो जाता है। और जब ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो R1/R2 इक्वल टू R3/R4। ये किरचॉफ रूल से हम यहाँ पे प्रूव भी कर सकते हैं। और यहाँ से हम R2 को निकाल लेंगे विच इज R4/R3, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस है वो R2 को कैलकुलेट करना है। तो एक बार मेरा R निकल गया, सेल कांस्टेंट हम पहले निकाल चुके हैं KCL सॉल्यूशन का यूज करके, तो आपकी कंडक्टिविटी किसी भी सॉल्यूशन की निकल जाएगी। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट और ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए ये मैंने आपको अभी समझा दिया है। वैसे भी जो आपका G* होता है यानी सेल कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, L/A होता है। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू R इंटू कापा। और यहाँ पे सेल कांस्टेंट अगर आपको निकालना है तो जो भी आपको कंडक्टिविटी जो निकालनी है, कापा निकालनी है, तो आप क्या करोगे, सेल कांस्टेंट को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे। सेल कांस्टेंट आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो आप व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का यूज करके, ये जो R है ये यहाँ पे आप व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का यूज करके निकाल सकते हो। और फाइनली आपकी कंडक्टिविटी निकल जाएगी किसी भी आयनिक सॉल्यूशन की। ठीक है, उसके बाद देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और टर्म को समझते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। देखिए अगर आप अलग अलग आयनिक सॉल्यूशन लेते हो कंडक्टिविटी सेल में, तो हर आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी अलग होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। मतलब मान के चलिए टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस है, और आप अपने कंडक्टिविटी सेल में उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट आयनिक सॉल्यूशन लेते हो। जैसे आपने एक NaCl का सॉल्यूशन ले लिया एक्वस सॉल्यूशन, एक आपने NaOH का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे एक आपने कैल्शियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। तो जब भी आप डिफरेंट डिफरेंट आयनिक सॉल्यूशन लोगे, तो देखिए हर आयनिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होगी वो डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी, क्योंकि इन सभी का जो चार्ज होता है, तो जब भी ये आयनिक सॉल्यूशन आयंस में डिसोशिएट होते हैं तो इन सभी का जो चार्ज होता है और आयंस का जो साइज होता है वो डिफरेंट होता है। आप देख सकते हो NaCl जब डिसोशिएट होगा तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोशिएट होगा। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड जब डिसोशिएट होगा तो Al3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोशिएट होगा। तो यहाँ पे सोडियम से ज्यादा साइज एल्युमिनियम का होता है। ठीक है, और यहाँ पे चार्ज भी सोडियम का कितना है, +1 है, लेकिन एल्युमिनियम का जो चार्ज है वो कितना है, +3 है। तो कहने की बात क्या है कि जो कंडक्टिविटी होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हर आयनिक सॉल्यूशन की अलग अलग होती है, क्योंकि आयनिक सॉल्यूशन जब डिसोशिएट होते हैं हमारे आयंस में टूटते हैं जब ये, तो इनका जो चार्ज होता है वो भी अलग अलग होता है, और इनका जो यहाँ पे साइज होता है, कैटायन का जो साइज होता है या एनायन का जो साइज होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो इसीलिए अब हम यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करेंगे विच इज मोर कन्वीनियंट, दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। तो अब हम यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन करेंगे, क्योंकि हर सॉल्यूशन की जो 1 मोल की कंडक्टिविटी होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन अ टर्म विच इज मोर कन्वीनियंट टू यूज, because if we use different ionic solution at a particular temperature then their conductivity is different। क्योंकि उन सबकी कंडक्टिविटी डिफरेंट क्यों होगी, क्योंकि जो आयंस टूटेंगे उनका जो चार्ज होगा वो अलग होगा, उनका साइज होगा वो अलग होगा,
और ये जो आयंस हैं इनका सॉल्वेशन जो होता है वो अलग होता है सबका। और अगर मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट लगा देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस लगा देता हूँ, तो ये जो आयंस मूव करते हैं उस पोटेंशियल ग्रेडियंट में वो भी अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। मतलब जैसे NaCl के जो आयंस है वो तेजी से मूव कर रहे हैं, मैंने कोई दूसरा आयनिक सॉल्यूशन लिया उसके आयंस थोड़ी धीरे मूव कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आयंस की कंसंट्रेशन पे भी। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मोलर कंडक्टिविटी एक टर्म है उसको डिफाइन करता हूँ। और मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, जिसको हम यहाँ पे लैम्डा m से डिनोट करते हैं। अगेन यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, याद रखना लैम्डा। सो लैम्डा क्या होता है, ये भी हमारा ग्रीक सिंबल होता है। तो मोलर कंडक्टिविटी को हम किससे डिफाइन करते हैं, लैम्डा। और ये जो स्मॉल m है ये हमारे यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में चला जाएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी को अब हम डिफाइन कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था मोलर कंडक्टिविटी को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा और स्मॉल m से। तो स्मॉल m आपका यहाँ पे किसको दिखाता है, आपका मोलर को दिखाता है, और लैम्डा यहाँ पे आपकी कंडक्टिविटी को दिखाता है। और ये हमारा क्या होता है, कंडक्टिविटी अपॉन में आपकी जो कंसंट्रेशन होती है, जो मोलैरिटी होती है। तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं। सो जो भी आपकी कंडक्टिविटी होती है 1 मोलर कंसंट्रेशन की, ठीक है, अगर आपका जो आयनिक सॉल्यूशन है अगर आप उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर ले लेते हो तो उसकी जो कंडक्टिविटी होती है दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। तो 1 मोल, अगर आप किसी आयनिक सॉल्यूशन को 1 मोल ले लेते हो, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर ले लेते हो, तो उस टाइम जो उसकी कंडक्टिविटी होती है दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलैरिटी। ये नीचे आपका क्या है, यहाँ पे C कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन बेसिकली आपकी मोलैरिटी होती है। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, मोल्स पर लीटर। 1 लीटर में कितने मोल्स आपके बन रहे हैं उस आयनिक कंपाउंड के। जैसे आपने वाटर में, पानी में NaOH को डाला, तो NaOH को डालोगे तो वो डिसोशिएट होगा किसमें, Na पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। NaOH किस में डिसोशिएट होगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो यहाँ पे अगर मैं 1 मोल, अगर मैं इस NaOH की कंसंट्रेशन को 1 मोल ले लेता हूँ, तो इसकी वजह से जो कंडक्टिविटी होगी, 1 मोलर NaOH की वजह से जो कंडक्टिविटी होगी दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। तो आई थिंक आपको मोलर कंडक्टिविटी समझ आ गया होगा। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं इस इन्हीं टॉपिक्स के बेस पे। जितने भी फॉर्मूला हमने पढ़े सारे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे इस न्यूमेरिकल्स को कर पाओगे इजिली। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर NaOH सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर इस इतने ओम। तो देखिए यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दे रखा है, एक कॉलम है हमारे पास, तो इस टाइप से मान के चलिए कॉलम बन गया। कॉलम वही होता है जिसके बीच में सॉल्यूशन भरा है, 2 मेटल के इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और इसकी जो डायमीटर है वो 1 सेंटीमीटर है। तो ये देखिए ये डायमीटर होता है, तो यहाँ पे आपका जो डायमीटर है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर है। आपको पता है जो रेडियस होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। तो यहाँ जो आपका रेडियस हो गया बेसिकली वो कितना हो गया, हाफ सेंटीमीटर हो गया, 1/2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और जो लेंथ है वो आपकी 50 सेंटीमीटर है। तो इस कॉलम की जो लेंथ है वो आपकी यहाँ पे कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। और इसका जो रेजिस्टेंस आपको गिवन है वो आपको कितना गिवन है, 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। तो देखिए आपका जो यहाँ पे रेजिस्टेंस गिवन है वो कितना गिवन है, 5.55 इंटू 10⁻³ ओम गिवन है। कैलकुलेट्स इस रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो तीनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, रेजिस्टिविटी को कैलकुलेट करना है, कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना है एंड मोलर कंडक्टिविटी को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, रेजिस्टिविटी को कैलकुलेट करेंगे। बहुत सिंपल है, आपके फॉर्मूला आपको बताइए, R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू ρL/A होता है, ठीक है। तो यहाँ पे R आपको गिवन है, कितना गिवन है यहाँ पे आपको R, क्वेश्चन में आप देख सकते हो 5.55 इंटू 10⁻³ इतने ओम आपको रेजिस्टेंस गिवन है। रेजिस्टिविटी रो आपको कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे जो आपकी लेंथ है बेसिकली वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। आपकी लेंथ यहाँ पे कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। देखिए आप ये काम भी कर सकते हो, डायरेक्टली इस एरिया को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ को नीचे ले जाओ। तो आपका जो एरिया दे रखा है यहाँ पे, एरिया कितना दे रखा है यहाँ पे, एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है πr², है ना। आप देख सकते हो ये मेरा जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर का ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये कैसा है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, πr² हो जाएगा। पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 3.14 होती है। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ पाई की जगह, एक सेकेंड आप वेट करिए। देखिए
तो यहाँ पे एरिया एरिया क्या हो जाएगा, पाई विच इज 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना था, 1/2 सेंटीमीटर। पीछे देख सकते हो आप, आर हमारा 1/2 सेंटीमीटर था। आप मीटर में भी चेंज कर सकते हो, तो 1/200 आपका मीटर हो जाएगा, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर से मीटर में डिवाइड करने के लिए चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया पाई आर स्क्वायर। तो अगेन आपका यहाँ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/200 आपका आ जाएगा। तो मीटर स्क्वायर हो गया, अपॉन में ये आपका लेंथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड चला जाएगा। लेंथ कितना आपका 50 सेंटीमीटर था, तो 50/100 मीटर हो जाएगा। आप इस सब को कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आ जाएगी रजिस्टिविटी की, रो की वैल्यू आ जाएगी, वो आपके यहाँ मीटर में आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 87.135 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻², और यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर हो जाएगी। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये एनसीईआरटी की सॉल्व्ड प्रॉब्लम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, आप बुक में भी जाके देख सकते हो, बहुत इजी है। तो यहाँ पे मेरा रो निकल गया, रेजिस्टिविटी निकल गई इस फॉर्मूले से। अब देखिए रेजिस्टिविटी निकल गई, तो हमें क्या निकालना है, कंडक्टिविटी निकालना है। और कंडक्टिविटी क्या होती है, कापा होती है, वो क्या होता है आपका 1/रजिस्टिविटी होती है। और रजिस्टिविटी आपने अभी भी कैलकुलेट करी थी, कितनी कैलकुलेट करी थी, 87.135, इतना कैलकुलेट करी थी ना। अभी अभी जो हमारी रेजिस्टिविटी निकली थी वो 87.135 इंटू 10⁻⁻² है, ऊपर जाके 10⁻+2 हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी, डेट कम्स आउट टू बी 1.148 साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कंडक्टिविटी कितनी आ गई, 1.148 साइमन मीटर इनवर्स आ गई, बहुत इजी है। अब एक और चीज डिफाइन करी थी हमने, मोलर कंडक्टिविटी। देखिए नाम से पता लग रहा है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, 1 मोल, अगर हमारे वहां पे जो आयनिक सॉल्यूशन है उसमें जो आयंस हैं, अगर वो डिसोशिएट हो रहे हैं और उनकी कंसेंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर कंसेंट्रेशन है। मतलब 1 लीटर पानी में जो हमारे वहां पे आयनिक सॉल्यूशन है, जो आयंस है हमारे, वो कितने, 1 मोल है। ठीक है, मोलरिटी क्या होता है हमारा, मोल पर लीटर। तो जो भी मैंने वाटर में यहाँ पे सॉल्यूट ले रखा है, जैसे NaCl ले रखा है या NaOH ले रखा है, अगर उसकी कंसेंट्रेशन कितनी है, 1 मोल है। 1 लीटर पानी लिया आपने, फॉर एग्जांपल मान के चलिए, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखिए आई थिंक मोलर कंडक्टिविटी थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रही है, लेकिन तब भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आपके डाउट को। तो देखिए मोलरिटी, मोलरिटी को आप कैसे डिफाइन करते हो, मोल्स पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ऐसे डिफाइन करते हो। इसी को हम कंसंट्रेशन बोलते हैं, मोलरिटी बोल लो कंसंट्रेशन बोल लो, मोल्स पर लीटर। तो आपने क्या काम करा, आपने जो सॉल्यूशन लिया वो 1 लीटर लिया। अब ध्यान से समझना, आपके पास जो सॉल्यूशन है वो कितना है, 1 लीटर सॉल्यूशन है। तो उस 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर मैंने 1 मोल, अगर मैंने वहां पे 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल NaCl ले लिया, दैट इज कॉल्ड 1 मोलर कंसंट्रेशन। तो इसी को मैं बोलता हूं यहाँ पे कि मोल्स कितने हो गए, 1 मोल हो गया कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे, और वॉल्यूम कितना है मेरा, 1 लीटर है। सो दिस इज कॉल्ड मोलरिटी। मोलरिटी का मतलब क्या होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे 1 लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल प्रेजेंट होते, मान के चलिए यहाँ पे 1 की जगह 3 होता, तो अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल प्रेजेंट होते हैं NaCl के, तो मोलरिटी कितनी हो जाती है, यहाँ पे 3 मोलर हो जाती। अगर मैं बोलता हूँ किसी भी चीज की मोलरिटी है 5 मोलर, तो 5 मोलर का मतलब क्या होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 5 मोल्स प्रेजेंट हैं उस हमारे सॉल्यूट के। ठीक है, तो ये जो हमारी कंडक्टिविटी होती है, मोलर कंडक्टिविटी, इसको हम लैम्डा m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ये हमारी जो कंडक्टिविटी होती है बेसिकली लैम्डा मोलर होती है। और कैसे डिफाइन करते हैं, कंडक्टिविटी अपॉन में जो भी हमारी कंसंट्रेशन होती है, यानी मोलरिटी होती है। अब हमारा देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे लैम्डा m निकालना है। के यहाँ पे कंडक्टिविटी हो गई जो हमने अभी भी कैलकुलेट करी थी, दैट इज 1.148 साइमन मीटर इनवर्स, ये हमारी कंडक्टिविटी हो गई। और देखिए क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा हो तो वहां पे हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है 0.05 मोल पर लीटर, इतना हमें NaOH सॉल्यूशन ले रखा है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं यहाँ पे, ये देखिए, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर NaOH सॉल्यूशन। तो NaOH का जो सॉल्यूशन है वो कितना है, 0.05 मोल पर लीटर। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, जो हमारा NaOH सॉल्यूशन है बेसिकली वो 0.05 मोल पर लीटर है। तो ये हमें यहाँ पे NaCl की कंसंट्रेशन दे रखी है, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं NaCl के, यहाँ पे सॉरी NaOH के,
0.05। दिस इज कॉल्ड मोलरिटी। मोलरिटी का मतलब क्या होता है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट के। जैसे अगर मैंने बोला कि मोलरिटी मेरी 0.7 है, अगर मेरी किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी 0.7 कैपिटल एम है, इसका मतलब उस 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.7 मोल्स प्रेजेंट है किसके, उस सॉल्यूट के। दैट इज कॉल्ड मोलरिटी। और मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, 1 मोल की जो कंडक्टिविटी होती है हमारी, अगर मेरा जो सॉल्यूशन है वो 1 मोलर है, अगर मैंने जो सॉल्यूशन ले रखा है वो 1 मोलर सॉल्यूशन है, तो उस 1 मोलर सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होती है दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। बहुत इजी है, बस डिफाइन करने का तरीका अलग है। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी मतलब जो हमने आयनिक सॉल्यूशन लिया हुआ है, उस आयनिक सॉल्यूशन की अगर मैं कंसंट्रेशन 1 मोलर लेके चलता हूं, तो उस 1 मोलर कंसंट्रेशन की जो कंडक्टिविटी होती है दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन दे रखी है 0.05 मोल पर लीटर। तो यहाँ पे के की वैल्यू आपने डाल दी, कंसंट्रेशन आपकी क्या है देखिए 0.05 आपके मोल हो गए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझना है, अपॉन में लीटर। अब देखिए यहाँ पे तो लीटर है, यहाँ पे मीटर है, तो इसका मतलब यूनिट सेम होनी चाहिए। तो लीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ लीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे आप। तो देखिए जो आपका 1 लीटर होता है, बेसिकली 1 लीटर में कितना होता है आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में चेंज कर लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000। एक बार सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा तो 1/100 मीटर आया, तो 3 बार करेंगे तो मीटर का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे 100 × 100 × 100 3 बार आ जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स से कर सकते हो। तो ये 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो जाएंगी, तो फाइनली आपका यहाँ क्या बचेगा 1/1000 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर क्यूब। तो 1 लीटर में कितना होता है 1/1000 मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पे आप ये डाल दोगे तो आप देख सकते हो नीचे लीटर है, तो लीटर की जगह आप क्या डाल दोगे 1/1000, और वो 1 तो यहाँ पे लीटर की जगह आप क्या डाल दोगे 1/1000 मीटर क्यूब डाल दोगे। ठीक है, तो फाइनली ये 1/1000 नीचे से ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपकी जो यूनिट आएगी यहाँ पे वो मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगी। देखिए अगर ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं इसको आपको पूरा समझा देता हूँ ढंग से। देखिए लैम्डा एम का जो फॉर्मूला है बेसिकली वो क्या होता है, कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी हमारी कितनी निकली थी, कंडक्टिविटी निकली थी 1.148, इतनी निकली थी हमारी साइमन मीटर इनवर्स, ये हमारी यूनिट थी कंडक्टिविटी की। अपॉन में कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, यहाँ पे कंसंट्रेशन हमें दे रखी है देखिए 0.05, 0.05 कंसंट्रेशन दे रखी है मोल पर लीटर। तो अपॉन में लीटर है, मैंने बताया था लीटर से अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 1/1000 आपका मीटर क्यूब आ जाता है यहाँ पे, ये तो आ जाता है। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि ये जो आपका 1/1000 है, इसको आप कहाँ ले जा सकते हो, इसको आप ऊपर लेके जा सकते हो। तो जब आप इसको ऊपर ले जाओगे, इसको सॉल्व करोगे फाइनली, तो ये आपका कितना हो जाएगा 229.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴, और यूनिट क्या आ जाएगी साइमन मीटर स्क्वायर। ये मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स हो जाएगा, और ये जो मीटर क्यूब है यहाँ पे m की -1 है, यहाँ पे m की 3 है, तो m की 3 - 1 कर देंगे तो m की 2 हो जाएगी। तो साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एनसीईआरटी में प्रॉब्लम दे रखी है सेम ऐसे, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। और कोई भी डाउट होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पे मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।